नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग आपका 15 से 20 नंबर में ये टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि 70 नंबर के पेपर में आपके 15 नंबर से ज्यादा में ही आपके पूछे जाते हैं बायोलॉजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियां। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं 10 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टिप्पणियों के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। पूरे क्वेश्चन आपके आंसर के साथ रहेंगे और मैंने आपसे कहा भी था कि भाई ये टिप्पणी वाला जो टॉपिक है इस पर एक वीडियो आपका जरूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणी है ये आपका इस तरीके से है, यहाँ पर अनिषेक फलन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो आपका कहता है कि भाई निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए और इसके नीचे 3 से 4 टॉपिक दे दिए जाते हैं या अलग अलग प्रश्नों के अंतर्गत भी ये टॉपिक जो है पूछे जाते हैं। तो बस आपको ये 10 तैयार करना है। मैं आपको इस वीडियो में जितने बता रहा हूं, पहला भाई अनिषेक फलन होता क्या है देखिए, तो आपको बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में बता देता हूं। यानी कि अनिषेक फलन मतलब ऐसे फल जिनका निर्माण बिना ही निषेचन के हो जाता है। यानी बिना निषेचन जो होता है ना, अगर किसी फल को बनना है तो उसके लिए भाई फूल में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, लेकिन ये जो होते हैं बिना निषेचन के ही बन जाते हैं और ऐसे फलों को हम अनिषेक फल कहते हैं। और ऐसी प्रक्रिया को, फल निर्माण की ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अंगूर हो गया, संतरे हो गए, तरबूज हो गया, इसके उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपको तैयार कर लेना। अनिषेक फलन काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरी टिप्पणी आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है बहुभ्रूणता से रिलेटेड। देखिएगा बहुभ्रूणता क्या होती है, तो अब इसका भी आप लोग यहां पर पहले शाब्दिक अर्थ निकालो। बहुभ्रूणता यानी एक से ज्यादा भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया है ये। यानी कि जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा यानी एक से अधिक है ना, तो भ्रूण उत्पन्न हो जाए तो वहां पर हम लोग उसको कह देंगे कि यह बहुभ्रूणता के अंतर्गत आ गया। यह घटना अनावृत्तबीजी पौधों में अधिक होती है, परंतु आवृत्तबीजी पौधों में यह बहुत ही कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहॉक ने संतरे में की थी, है ना। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद कर सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दूसरी महत्वपूर्ण टिप्पणी है आपकी बहुभ्रूणता। चलिए 2 टिप्पणियां हो गई, आप लोग इनको कर लीजिएगा। तीसरा नंबर देखिए, तीसरी टिप्पणी आपको तैयार करना है बीटी कपास या बीटी कॉटन जिसे बोलते हैं। बीटी का यहाँ पर पूरा नाम क्या होता है, बैसिलस थुरिनजेंसिस, है ना। ये एक कीट प्रतिरोधी किस्म की क्या होती है, औषधि है या बोले तो कीट प्रतिरोधी किस्म है जिससे कि मतलब कीटों को नष्ट किया जाता है फसलों के लिए, है ना। इसको बनाया गया है। तो देखो यहाँ पर इसका थ्योरी कैसे लिखोगे, यानी कि जब इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा तो कैसे लिखोगे। तो कपास में बीटी जीवाणु के अविश प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार किया जाता है जिसे बीटी कॉटन कहते हैं और यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है। इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसल को कीटों से बचाया जाता है ना। यानी कि जैसे कि जो फसलें होती हैं उनमें अगर कीट लग जाते हैं तो आपको पता है फसलों को नष्ट कर देते हैं, तो उन फसलों को बचाने के लिए ये जो बीटी कॉटन है या बीटी कपास है इसको बनाया गया और जीनी इंजीनियरिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको इसको तैयार कर लेना है। काफी क्या है, महत्वपूर्ण टिप्पणी है आपकी ये बीटी कपास। इसके बाद 3 टिप्पणियां हो गई। चौथा देखिए, चौथे नंबर पे आपका एक टिप्पणी तैयार करना है आपको प्रतिबंधन एंजाइम पर। ठीक है, तो देखिएगा यहां से, और मैं आपको टॉप 10 लेके आया हूं, मतलब ये 10 आपको तैयार ही करना है। संपूर्ण बायोलॉजी से मैंने वही टॉपिक यहां पर लिए हैं इस वीडियो में जो 101% आएंगे। जैसा कि अब आपको पता है कि मैं टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिससे कि एक भी प्रश्न आपका ना छूटे और आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। और कम समय को देखते हुए ये चीजें आपको पढ़ना है। जो बच्चे कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े ना, वो इन प्रश्नों को पढ़ के चले जाना, आराम से आपका 70 में 40 से 45 नंबर आ जाएगा। तो चलिए यहां से प्रतिबंधन एंजाइम क्या है। यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है और इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, जबकि डीएनए खंड को जोड़ने वाले एंजाइम को लाइगेज बोलते हैं, है ना। तो देखो दोनों को हमें याद करना पड़ेगा। अगर कभी पूछेगा भाई कि जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा, डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए जो काम करता है, तो जोड़ने के लिए अगर बात करेंगे हम तो यहाँ पर लाइगेज याद रखिएगा, है ना।
लाइगेज। और अगर काटने या तोड़ने की बात करेगा तो उसमें आपको फिर यहाँ पर एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है ना, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। तो ये होता है प्रतिबंधन एंजाइम जो कि डीएनए से रिलेटेड है, आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ से टोटल आपकी हो गई कितनी, 6 टिप्पणियाँ। चलिए 7वें नंबर पे आते हैं भाई यहाँ पर, और ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पर सॉरी कितना हुआ हमारा, 4 हुई ना, अभी 4 ही हुई है, 2 हमने पहले देखा और 2 ये। 5वें नंबर पे यहाँ पर देखिएगा आपका क्वेश्चन है प्लाज्मिड्स पर टिप्पणी, है ना, प्लाज्मिड्स पर ऐसे भी कहता है संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो चलिए क्या होता है इसको देख लीजिए। यहाँ पर प्लाज्मिड्स किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्रों के डीएनए से अलग होता है, और यह स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिरूप बना सकता है। ये अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार 2 रज्जुओं वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। जहां गुणसूत्रों का डीएनए जीव को सूचना देता है, वहां प्लाज्मिड्स डीएनए असाधारण परिस्थितियों में जीव को लाभ पहुंचा सकता है। तो ये आपको इस तरीके से देखो, ज्यादा बड़ी परिभाषा भी नहीं कि आप लोग ज्यादा भ्रमित हो जाओ या तैयार ना हो, ऐसा भी नहीं है, आराम से इसको कर सकते हो। यहाँ पर ये पूरा आपके सामने है, पूरा इसका थ्योरी आपने समझ भी लिया होगा, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। तो ये आपका 5वां टिप्पणी है। इसके बाद आपको 6ठा टिप्पणी तैयार करना है। इसमें जीन चिकित्सा, जीन चिकित्सा पर टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आपका आता है। तो चलिए जीन चिकित्सा क्या होती है देखिएगा, यहां से काफी महत्वपूर्ण है ये। जीन चिकित्सा में किसी मनुष्य में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन में बदला जा सकता है। इसमें क्या होता है, तो किसी मनुष्य में जो दोषपूर्ण यानी कि जो खराब जीन होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, स्वस्थ व क्रियाशील जीन में बदला जा सकता है, ठीक है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन, है ना, के दोषों का सुधार किया जाता है या बदला जाता है या उपचार किया जाता है। और इसमें रोग का उपचार करने के लिए स्वस्थ जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। और इसका पहला प्रयोग 1990 में किया गया था, ठीक है। तो टाइम भी याद कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता है। इसके बाद 6 टिप्पणियां हुई। 7वां नंबर देखिए, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन पर टिप्पणी पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखिए, इंटरफेरॉन होता क्या है, तो यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है। और इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में किया जाता है, और यह अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोकता है, इसलिए इसे इंटरफेरॉन कहते हैं। समझ में आया? एक बार पुनः से देख सकते हो कि क्या होता है, ये वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है ना। जो बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको सुरक्षित रखता है, वायरस से मतलब बचाता है। और इसका प्रयोग जो है रोग निवारक के रूप में किया जाता है। मतलब जैसे बाहर से कोई रोग आ रहा है हमारी बॉडी में, तो उसको मतलब दूर करने के लिए या उससे बचने के लिए यही होता है इंटरफेरॉन, ठीक है ना। बचने के लिए जो वायरस से बचाता है, और उसमें आप लोग कह सकते हो कि बॉडी में ये अवरोध उत्पन्न करता है रोगों से, है ना, विषाणुओं के गुणन को रोकता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन। हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है या इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की, वो कुल मिलाकर के वह यहाँ पर होती है इंटरफेरॉन के रूप में। इसके बाद यहाँ पर प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी के बारे में टिप्पणी पूछता है। देखिए क्या होती है, तो किसी भी प्राणी के शरीर में शरीर द्वारा किसी रोगजनक के प्रतिरोध उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे रोधक्षम या प्रतिरक्षी कहते हैं। तो यहाँ पर समझ आया, ये भी इम्यूनिटी भी एक प्रकार का बॉडी का अवरोध है। मतलब कि ये भी क्या करता है, बाहर से आने वाले रोगों को मतलब रोग जो आते हैं बॉडी में उनको रोकता है। तो ये होती है क्या, इम्यूनिटी, या जिसे आप बोल सकते हो प्रतिरक्षा। समझ में आया? कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए अगर कोई मतलब दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर बड़े आसान से क्वेश्चन है। यहाँ से 8 हो गए। चलिए 9वां नंबर टिप्पणी देखिए, राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी लिखिए या संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। कैसे भी क्वेश्चन क्या करके आए, आपको सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान देखना है। चलिए क्या होता है राष्ट्रीय उद्यान, देखो आप लोग इसका नाम तो वैसे पहचानते होंगे भाई, राष्ट्रीय उद्यान मतलब जो उद्यान बगीचे वगैरह बनाए जाते हैं, पार्क होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीव तथा पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, है ना। यानी कि जैसे जंगलों में जो पाए जाते हैं जानवर, है ना, जैसे कि आप शेर कर लो, है ना, हिरन कर लो, जो भी जानवर हैं उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए आपने देखा होगा कि जंगलों में क्या होता है, लिख दिया जाता है कि ये टाइगर रिजर्व है,
जब भी आप कहीं जाओगे कहीं बड़े जंगल में, तो वहां पर आप ना तो किसी जीव का शिकार कर सकते हो, ना ही आप कोई वहां से एक पेड़ काट सकते हो, है ना। कुल मिलाकर के पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है। वहां पर आप लोग कह सकते हो कि वो राष्ट्रीय उद्यान या सरकार के संरक्षण में आ जाता है। तो यहां पर वही चीज बताएगी कि राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र है जहां पर वन्य जीव यानी जंगली जीव तथा पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण यानी बचाव के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है, और इन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप जैसे लकड़ी काटना, शिकार करना आदि पर क्या होता है, रोक लगा दी जाती है। और भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली है, जिसका नाम वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और यह कहां पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में, है ना। तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम अब क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरीके से आपने समझा कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। इसके बाद चलिए लास्ट यहां पर, और अगला क्वेश्चन आपका पूछता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर 10 मैंने बताया और 10 में से 10 बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम VVI है, यानी कि आपके 7 सेट आएंगे बायोलॉजी में पूरे यूपी बोर्ड में। तो इनमें से आपका हर एक सेट में एक टिप्पणी रहेगी। आप लोग इस वीडियो को सेव करके रख लेना, और पेपर जब आएगा, पेपर देख के आप आना तो फिर मिला लेना कि क्या इनमें से क्वेश्चन आए थे या नहीं। इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन वैसे काफी महत्वपूर्ण है, इसको मैं थोड़ा लॉन्ग तरीके से लॉन्ग टर्म में बताऊंगा, बाकी आप लोग इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं, और इनकी संख्या स्त्री और पुरुषों में समान होती है। जबकि एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो मादा का लिंग गुणसूत्र XX और नर का यहाँ पर XY होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। एक X और Y शुक्राणु के यानी कि नर में अलग होता है, XY होता है, और मादा यानी कि फीमेल्स में XX होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक लॉन्ग वीडियो लेके आ जाऊंगा, है ना, या तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है कहीं पर करा दूंगा। तो ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन पूछता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण अलग से रेखा चित्र आरेख बना करके कहेगा समझाओ, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो मैंने 10 टिप्पणियां आपको बताई, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इंटरफेरॉन प्रतिरक्षा, बीटी कपास, बीटी काटन, है ना, और प्लाज्मिड्स हो गया, जीन चिकित्सा हो गया, और इसके अलावा प्रतिबंधन एंजाइम हो गया, अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता। इतनी टिप्पणियां मेरे दोस्त आपको पूरी जो है तैयार कर लेना है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक मत करना कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई आपके लिए मैं ऐसे टॉपिक पूरे YouTube पर सबसे अलग और कम समय में आपके सामने लाता हूं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।